दूसरा लिखो अनुप्रयोग 2, धारावाही परिनालिका के कारण अनुप्रयोग नंबर 2, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्या किए, माना PQRS एक धारावाही परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या n है। फेरे जानते हो ना, बता दी हूँ, जिसमें फेरों की संख्या क्या है, n है। अब जैसे ही मैं कुंडली को क्या करूँगा, आवेशित करूँगा, मतलब विद्युत धारा प्रदान करूँगा। जैसे ही कुंडली को क्या किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा, मतलब धारा प्रवाहित किया जाएगा। जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित किया गया तो ये जो कुंडली है एक दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा। कुंडली में धारा प्रवाहित किया गया तब कुंडली क्या करेगा, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हो गया। अब हमारे पास इस परिनालिका में बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान रहेगा। परिनालिका के अंदर एक समान रहेगा, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 रहेगा। हमें इसी परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने क्या किया, एक आयत ABCD की कल्पना किया। क्लियर हुआ, समझ गए क्या हुआ। मान लो PQRS एक धारावाही कुंडली है या परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। उसके बाद जैसे ही कुंडली को क्या किया गया, धारा प्रवाह किया गया, मतलब कुंडली को विद्युत धारा प्रदान किया गया, तब कुंडली क्या करेगा, दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा। अब दंड चुंबक की भांति कार्य किया, अब यहाँ पर क्या होगा, जो कुंडली है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 रहेगा, लेकिन कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान रहता है। और इसी कुंडली के भीतर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, एक आयत ABCD की कल्पना की जिसमें इसकी भुजा AB और CD क्या है, इस कुंडली के समांतर है, कुंडली के अक्ष के समांतर। AB देखो इसी के समांतर है ना, ऐसे गया, मतलब समझ गए क्या हुआ। माना परिनालिका PQRS है जिसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, कुंडली एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। कुंडली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, लेकिन परिनालिका के अंदर लगभग समान रहता है। और इसी कुंडली के भीतर किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने क्या किया, एक आयत ABCD की कल्पना किया जिसकी AB तथा CD भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है। हो गया। तो लास्ट बार और बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, उसके बाद खुद से लिखोगे। माना PQRS एक परिनालिका है जिसमें प्रत्येक या प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। जैसे ही कुंडली को विद्युत धारा प्रदान की जाती है, यह परिनालिका क्या करता है, एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, लेकिन अंदर लगभग एक समान होता है। हमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, जिसके लिए एक आयत ABCD की कल्पना की है जिसका AB और CD भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है। हो गया, लिख लीजिए। PQRS एक धारावाही परिनालिका है। PQRS एक धारावाही परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। फेरों की संख्या स्मॉल n है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करो। जैसे ही हो गया, परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाता है, परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाता है। हो गया, तो यह परिनालिका
एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हो गया? पैराग्राफ चेंज करो। परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, शून्य होता है, किंतु परिनालिका के अंदर, किंतु परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? लगभग समान होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग समान होता है। हो गया? हमें परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर, परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हो गया? लिख लिया ना? क्या लिखे? मान ज्ञात करना है। इसके लिए पैराग्राफ चेंज कर लो नहीं तो। और इसके लिए एक बंद आयत, एक बंद आयत क्या किए? ABCD की कल्पना करते हैं। इसके लिए एक बंद आयत ABCD की कल्पना करते हैं। स्मॉल में करना ना पूरा। हाँ, स्मॉल ABCD ये लिए ना, ABCD की कल्पना करते हैं। हो गया? जिसकी AB तथा BC भुजा, नहीं AB और DC कर लेना, जिसकी AB तथा DC भुजा, AB तथा DC या CD, हो गया? AB तथा CD भुजा परिनालिका के अक्ष के, परिनालिका के अक्ष के क्या है? समांतर है। हो गया? माना CD की लंबाई x है। हाँ, उसी में लिख सकते हो या पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो। माना CD की लंबाई x है। समझ गए ना? पूरा थ्योरी समझ में आ गया? देखो क्या किया? माना PQRS एक धारावाही परिनालिका है जिसके प्रत्येक लंबाई में फेरों की संख्या n है। उसके बाद जैसे ही इस परिनालिका को क्या किया गया? विद्युत धारा प्रदान किया गया, तब यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार किया। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन अंदर में लगभग एक समान होता है। हमें इसी परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया? एक बंद आयत ABCD की कल्पना किया, जिसकी AB तथा CD भुजा परिनालिका के अक्ष के समांतर है और CD की लंबाई क्या मान लिए? x। हो गया? आप देखो ABCD माने हैं तो इस पर पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। सबसे पहले AB, फिर BC और CD, तब AD निकालना पड़ेगा चारों में। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो पूरे का क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। योग करते हैं ना, एक AB वाला योग करोगे, एक BC का, एक CD का और DA का, पूरे का योग निकालोगे। क्योंकि चार प्रकार से भुजा है तो चारों भुजा का अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले इस दिशा में निकालोगे, उसके बाद ऊपर वाला, फिर लेफ्ट वाला और नीचे वाला भी निकालोगे, तो पूरे का निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे का योग करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा। आयत ABCD पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन ही करोगे ना, पूरा कर रहे हैं तब योग के लिए। तो ये हो गया, क्या लेते हैं? B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अब देखो ये B वेक्टर इंटू DL वेक्टर पूरे का बताता है, क्योंकि क्या लग गया? क्लोज, बंद समाकलन लग गया, यानी कि रेखीय समाकलन। तो पूरे का योग ही बताएगा। तो अब किसका किसका योग है? एक AB वाले का है, BC का है, CD का और DA ना। चलो बनाते हैं। तो आप बंद समाकलन लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो एक एक का निकाल रहे हैं।
एक का निकालोगे तो कहाँ बंद समाकलन लगाओगे? बंद समाकलन कब लगाना है? जब पूरे का योग करोगे। तो यहाँ पर एक का बस निकालना है अभी, तो ए से बी निकाल रहे हैं, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, ये हो गया पहला, प्लस दूसरा ए से बी के बाद बी से सी, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, प्लस सी से डी, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, प्लस डी से ए, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ? पूरे का क्या किए? रेखी समाकलन किए। अब रेखी समाकलन में क्या होता है? पूरे का योग, इसीलिए सबका अलग अलग निकालना पड़ा। अब अंदर में क्यों नहीं किए रेखी समाकलन? क्योंकि वो तो खुद एक एक है, तो एक एक है तो अलग अलग हुआ ना। उस पूरे का योग बता रहा है रेखीय समाकलन। समझ में आया? अब पूरे का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए टू बी निकालो, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। अब वो फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, कई बार लिख चुके हो। क्या बनेगा यहाँ से? ए बी, बी डी एल कॉस थीटा बनेगा। तो ए टू बी, बी इंटू डी एल। देखो ए टू बी, यहाँ पर कॉस थीटा कितना डिग्री लेंगे? ए टू बी पर बना है मतलब 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बनेगा। अब कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ए टू बी क्या बन जाएगा? बी इंटू डी एल बनेगा, और 0 मतलब 1 हो गया, बी इंटू डी एल। अब देखो बी इंटू डी एल आया, तो बी को क्या करना है? अब बाहर करना है, क्योंकि कांस्टेंट है। बी को क्या कर दोगे? यहाँ से बाहर कर दिए, क्या बचा अंदर में? डी एल, ए टू बी। और ए से बी की लंबाई देखो, ए से बी दिया है हमें x है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है? समान। तो सी डी की सम्मुख भुजा ए बी, तो सी डी की लंबाई x, तो ए बी की लंबाई भी क्या होगी? x। तो कहाँ कर रहे हैं? b। इस पूरे की जगह पर क्या लगा सकते हैं? x। तो क्या आ गया? bx हो गया। ये हो गया सेकंड। अब एक का निकालिए, अब दूसरे का निकाले, b से c, b वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर लगाएं। कैसे कैसे होगा? ये b से c, b डी एल कॉस थीटा हो गया, फिर b से c, b डी एल। अब देखो यहाँ पर b से कहाँ जा रहे हैं? c, तो यहाँ कितना डिग्री बना? वाह, 90 डिग्री बना ना। तो 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0। तो b को बाहर कर दें क्या सीधा? b से c, डी एल और कॉस 90 मतलब 0। तो ये पूरा क्या बन गया? 0। इसको मान लो समीकरण 3 हो गया। अब b से c निकाल लिए, अब क्या निकालना है? c से d, c से निकालना है d, b वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। हाँ, ऐसे अगर योग करते जाओगे तो इतना कहाँ लिखोगे, पूरा पेज ही भर जाएगा। c से d निकालो, c से d, b डी एल कॉस थीटा, इतना तो सब में सेम आएगा। c से d, b डी एल। अब कितना बनेगा? कॉस फिर से वापस यहाँ पर इस अक्ष पर इसके समांतर है, तब 0, कॉस 0 डिग्री होगा। c से d और b इंटू डी एल 1 होता है ना मान। तो फिर से मैंने क्या किया? b को बाहर, c से d, क्या बचा? डी एल। अब लेकिन देखो इस b का मान जो c से d भुजा है, ये कहाँ पर है? परिनालिका के बाहर है। और लिखे थ्योरी में लिखे ये हैं कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 0। तो चुंबकीय क्षेत्र b है, तो b का मान बाहर में क्या होगा? 0। तो इसको 0 इंटू सी से d इंटू डी एल। अब क्या मिल सकता है? 0 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन 4 आ गया। अब एक चीज़ बस और बचा, d से a, b वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बनाए। d से a क्या हो जाएगा? b डी एल कॉस थीटा। तो d टू a, b डी एल कॉस 90, हाँ कॉस 90 डिग्री कितना मान होगा? d से
ए, बी बाहर कर दिए और ये dl। अरे हाँ चलो ना, 0 तो होगा, तो पूरा मान क्या आया 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो जो 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, इस पूरे का मान समीकरण 1 में रखना है, रखना है। पहले इसको लिखे। देखो क्या क्या माना, पी क्यू आर एस क्या है, परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या n है। आई धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, ये कुंडली के मतलब चुंबक की भांति कार्य किया। बाहर में क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र 0 और परिनालिका के अंदर में लगभग समान। तो हमें कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, एक आयत ABCD की कल्पना किया, हो गया, जिसमें AB और CD क्या है, इसके समांतर है, अक्ष के समांतर, और बाकी सब BC और AD लंबवत है। तो देखो यहाँ से पूरे का बंद समाकलन किए, मतलब रेखीय समाकलन, तो एक एक करके पूरे का क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। फिर पूरे को लास्ट में क्या करोगे, जोड़ोगे, तभी पूरा रेखीय समाकलन बनेगा। इसका निकाले A से B, A से B, देखो A से B इस प्रकार से है, A से B रेखा, और परिनालिका का अक्ष भी इसी दिशा में है। तो इन दोनों के बीच यदि ऐसे देखोगे तो कितना डिग्री कोण बना, 0 डिग्री। और B से C वाले में इस पर 90 डिग्री बना। तो B से C वाले में देखो 90 डिग्री लिए, ये है ना, B से C 90 डिग्री आया। वैसे ही एक A से D से A में मिलेगा, D से A वाला भी तो ऐसे ही बनेगा क्या, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री आया। तो C से D के बाद D से A, यहाँ पर भी 90 डिग्री लिए, हो गया, आया। अब देखो पहला नंबर में BDL cos थीटा यहाँ तक तो निकालिए, DL की लंबाई समांतर है इसलिए X की लंबाई AB की लंबाई भी होगी, हो गया, तो X लिखे BX हो गया। फिर उसके बाद दूसरा में 90 डिग्री का मान तो 0 हो गया। तीसरा में क्या किए, B का मान बाहर में क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बाहर 0, इसलिए 0 लिए। उसके बाद चौथा में फिर से 90 डिग्री हो गया तो मान 0 आ गया, निकालिए पूरा। अब या पूरा तो मान मिटा दिए, चलो सभी मानों को क्या करोगे, सभी मानों को पूरा भटका डाले ना मुझे, समीकरण 1 में रखने पर पूरा मान तो 0 ही आया था, एक बस आया था BX, एक ही बस मिला ना, तो B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू X, यही बस मिला है ना। इसको मान दे दो, कितना था, 1 4 5 और ये 6 होगा, 6। अब देखो यहाँ पर BX निकला। अब आई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में क्या हो रही है, यदि परिनालिका में क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा फेरों की संख्या क्या है, फेरों की संख्या n है, तब क्या निकल सकता है, I बराबर BX इंटू n। तब चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो रही है, कहाँ है, आई धारा प्रवाहित हो रही है और फेरों की संख्या n है, तो B इज इक्वल टू n I, और निकाले क्या है x, मतलब जो मान निकला था समीकरण 1 में वो x निकला था। अब x में क्या हुआ, आई धारा प्रवाहित हो रही है, साथ में फेरों की संख्या भी n है, ये हमारा लंबाई है ना, लंबाई हुआ। अब प्रत्येक लंबाई में फेरों की संख्या क्या लिए हैं, n, तो लंबाई में फेरों की संख्या भी आएगी n, और n में क्या हो रही है, अब फेरों की संख्या में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो nxi आ गया, nxi। क्या निकाले, B वेक्टर नहीं, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई, ये होता है। अब I क्या है, धारा, मतलब किसी चालक में प्रवाहित धारा। यहाँ पर कौन सा चालक लिए हैं, कौन सा चालक, ना ABCD की कल्पना की ना, उसी में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ABCD की कल्पना की है जिसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसकी जगह पर क्या लिखोगे अब, NXI, क्योंकि आई में धारा तो प्रवाहित हो रही है, खैर तो किस में प्रवाहित हो रही है, फेरों की संख्या में, फेरों की संख्या क्या है n, साथ में उसकी लंबाई क्या है
एक्स। तो पूरे आई की जगह क्या लोगे, आयत द्वारा घेरी गई कुल धारा। आयत द्वारा ही निकला है ना पूरा, ब्रैकेट में लिख लेना, आयत द्वारा घेरा गया कुल धारा। हाँ कुल धारा पहुंच जाओगे, भूतों का वास। चलो बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर, म्यू नॉट आई की जगह पर क्या लेना है, एन एक्स आई, हो गया एन एक्स आई, और इसको नाम दे दो ये छठवा, तो ये हो जाएगा 7। समीकरण 6 और 7 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट वाला भी बराबर होगा। समीकरण 6 व 7 से बी एक्स लिखे, इस तरफ क्या निकला, म्यू नॉट एक्स आई, म्यू नॉट एन एक्स आई आया। पथ द्वारा घेरी गई कुल धारा होगा ना, तो कुल धारा क्या निकले, एन आई एक्स, तो क्या क्या कटेगा, एक्स से एक्स कटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बस ये आ गया व्यंजक, यहीं लिख लेना, अभीष्ट व्यंजक है, निकल गया। ये निकालना था। क्लियर हुआ या और समझाऊं? देखो ये पूरा सभी समीकरण का मान रख दिए, तो b इंटू एक्स आ गया, हाँ सभी समझ गए, b इंटू एक्स ये निकाले थे, मान रख दिए, इसको नाम दे दिए समीकरण 6। अब यदि परिनालिका में क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें फेरों की संख्या क्या है, n है, तब चुंबकीय क्षेत्र b एन एक्स आई होगा, क्योंकि x क्या है हमारा लंबाई, और प्रत्येक लंबाई में फेरों की संख्या लेते, तो लंबाई में क्या हो रही है, फेरों की संख्या में आई धारा प्रवाहित होगी, तो लंबाई क्या है x, तो एन एक्स, उसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए एन एक्स आई बना। उसके बाद एम्पियर का परिपथी नियम वापस लगा दिए, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, आई यहाँ पर क्या है, पथ द्वारा घेरी गई कुल धारा, यानी कि आयत द्वारा घेरा गया कुल धारा, आई में ही होगा ना, मतलब आयत में, क्योंकि आयत लिए, किस लिए लिए आयत, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तो इसी में से पूरा धारा प्रवाहित होगा, तो आयत द्वारा घेरा गया कुल धारा। अब आयत द्वारा घेरा गया कुल धारा ये निकाले एन एक्स आई, और एम्पियर के कारण क्या हो, यहाँ पर म्यू नॉट आया, हो गया। अब समीकरण 6 और ये 7 देखो दोनों बराबर है, तो बी एक्स बराबर क्या ले लिए, म्यू नॉट एन एक्स आई, तो एक्स से एक्स कटा, इधर डिवाइड में आएगा तब, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ गया।